नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा कहानियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, लेकिन उसके पैर हमेशा जमीन पर ही रहने चाहिए। क्योंकि जब इंसान का अहंकार आसमान छूने लगता है, तो कुदरत उसे ऐसी पटकनी देती है कि उसकी सारी अकड़ पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। हम बड़े शहरों में रहने वाले लोग अक्सर महंगे कपड़ों, बड़ी गाड़ियों और अपने बैंक बैलेंस को ही सफलता का पैमाना मान लेते हैं। हमें लगता है कि जो मिट्टी से सना है, जो कड़ी धूप में पसीना बहा रहा है, वो अनपढ़ है, पिछड़ा हुआ है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सोने की थाली में सजा हुआ भोजन भी उसी मिट्टी से उपजता है जिसे हम हिकारत की नज़र से देखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही अहंकार, उसकी करारी हार और माटी के उस सच्चे लाल की है जिसने एक करोड़पति की घमंडी बेटी को जिंदगी का वो सबक सिखाया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगी। शहर के सबसे नामी रियल एस्टेट व्यापारी यशपाल चौधरी का नाम किसने नहीं सुना था। उनके पास दौलत इतनी थी कि कई पीढ़ियां बैठकर खाएं फिर भी कम न पड़े। लेकिन जहां बेतहाशा दौलत आती है, वहां कभी कभी अपने साथ ऐसा घमंड भी ले आती है जो इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। यशपाल चौधरी की इकलौती बेटी थी राधिका। राधिका की परवरिश महलों जैसी सुख सुविधाओं में हुई थी। उसने जीवन में कभी कोई अभाव नहीं देखा था, कभी पसीना नहीं बहाया था। उसके कपड़े विदेशों से आते थे और छुट्टियां बिताने वो दुनिया की सबसे महंगी जगहों पर जाती थीं। इन सब के बीच राधिका के अंदर एक ऐसा घमंड पनप गया था कि वो खुद को आसमान की परी और बाकी दुनिया को अपने पैरों की धूल समझती थी। गरीब लोगों को तो वो अपने आस पास फटकने तक नहीं देती थी। एक दिन यशपाल चौधरी को शहर से दूर चंदनपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा पंचतारा होटल और विश्राम गृह बनाने की परियोजना मिली। इसके लिए उन्होंने गांव के आसपास की बहुत सारी जमीनें खरीद ली थीं। बस एक आखिरी जमीन का टुकड़ा बाकी था जो उस परियोजना के बिल्कुल बीचों बीच आता था। रविवार का दिन था। यशपाल ने सोचा कि राधिका को भी वो जगह दिखा लाएं ताकि भविष्य में वो भी उनके व्यापार को समझ सके। राधिका मन मारकर अपने पिता के साथ अपनी करोड़ों की चमचमाती गाड़ी में बैठकर चंदनपुर के लिए निकल पड़ी। गांव का रास्ता कच्चा और धूल भरा था। जैसे ही उनकी गाड़ी चंदनपुर की सीमा में दाखिल हुई, राधिका ने मुंह पर रुमाल रख लिया। पिताजी, आप मुझे किस नर्क में ले आए हैं? यहां तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कितनी धूल और बदबू है यहां। मुझे तो एक पल भी यहां नहीं रुकना। यशपाल ने उसे समझाते हुए कहा। बेटी, बस कुछ देर की बात है। मुझे यहाँ के पटवारी से कुछ कागजात लेने हैं। तुम गाड़ी में ही बैठना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। यशपाल गाड़ी से उतरकर पटवारी के घर की तरफ चले गए। राधिका वातानुकूलित गाड़ी में बैठी बोर हो रही थी। गाड़ी के बाहर जेठ की चिलचिलाती धूप थी। राधिका ने सोचा कि बाहर निकलकर थोड़ी ताज़ी हवा ले ली जाए। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, उसका पैर सड़क के किनारे जमे कीचड़ में पड़ गया। उसके हजारों रुपए के जूते गंदे हो गए। राधिका गुस्से से तिलमिला उठी। तभी उसकी नजर सामने के खेत पर पड़ी। खेत में घुटनों तक पानी और कीचड़ भरा था और उसमें एक 25-26 साल का नौजवान धान की रोपाई कर रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, माथे से पसीने की धार बह रही थी और वो पूरी लगन से अपना काम कर रहा था। उस लड़के का नाम अभिनव था। राधिका का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई चाहिए था। वो खेत की मेढ़ के पास जाकर खड़ी हो गई और नफरत भरी नजरों से अभिनव को देखते हुए जोर से चिल्लाई। अरे ओ गंवार, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सड़क के किनारे कैसे काम किया जाता है? तुम्हारे इस गंदे पानी और कीचड़ की वजह से मेरे महंगे जूते खराब हो गए। तुम जैसे जाहिल लोगों को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। अभिनव ने अपना काम रोका और सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने पसीने को गमछे से पोंछा और राधिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर या शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। राधिका ने अपनी बात जारी रखते हुए और भी कड़वे शब्द कहे। जानवरों की तरह इस कीचड़ में लथपथ हो। तुम जैसे अनपढ़ और गंवार लोगों की वजह से ही हमारा देश आज भी इतना पिछड़ा हुआ है। तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है क्या? कोई ढंग का काम नहीं कर सकते? जिंदगी भर इसी गंदगी में सडिड होगे और दो कौड़ी की जिंदगी जियोगे। अभिनव खेत से बाहर निकलकर मेड़ पर आया। उसने बड़ी ही शांति लेकिन बेहद मजबूत आवाज में जवाब दिया। मैडम जी, ये जिसे आप कीचड़ और गंदगी कह रही हैं,
ये हमारे लिए हमारी माँ है, हमारी भगवान है। इसी माटी से वो अन्न पैदा होता है जिससे आप जैसे अमीर लोगों का और इस पूरे देश का पेट भरता है। किसान को गंवार समझने की भूल मत कीजिए। अगर हम इस कीचड़ में नहीं उतरेंगे तो आपके उन बड़े बड़े होटलों में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। राधिका को एक मजदूर लड़के के मुंह से ऐसा जवाब सुनने की आदत नहीं थी। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। तुम 2 कौड़ी के मजदूर होकर मुझे ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? मेरे पिता चाहें तो तुम जैसों को खरीद कर अपने घर में नौकर रख लें। जाहिल कहीं के, जाकर अपनी शक्ल देखो इस गंदे पानी में। अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी शक्ल तो इस मिट्टी से सजी है मैडम, जिसे मैं अपना श्रृंगार मानता हूं। लेकिन मुझे आपकी सोच पर दया आती है, जो इतने महंगे कपड़ों के पीछे भी कितनी गरीब है। ज्ञान किताबों से मिलता है, लेकिन तमीज संस्कारों से आती है, जो शायद आपके पास नहीं है। इससे पहले कि राधिका आग बबूला होकर कुछ और कहती, यशपाल चौधरी वहां पहुंच गए। उन्होंने राधिका को वापस गाड़ी में बैठने को कहा और वे लोग वापस शहर लौट गए। पूरे रास्ते राधिका गुस्से में उबलती रही और उस गंवार लड़के को सबक सिखाने के बारे में सोचती रही। घर पहुंचकर यशपाल बहुत परेशान थे। राधिका ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उस पंचतारा होटल की परियोजना अटक गई है। राधिका बेटी, जिस आखिरी और सबसे जरूरी जमीन के टुकड़े की हमें जरूरत है, उसका मालिक उसे बेचने से साफ मना कर रहा है। वो गांव का सबसे पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर उसने वो जमीन नहीं दी तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैंने उससे आज से ठीक 7 दिन बाद अपने कार्यालय में मिलने का समय तय किया है। मुझे किसी भी कीमत पर उसे मनाना होगा। राधिका ने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा कि कोई भी गंवार इंसान पैसों के आगे नहीं टिक सकता। वे उसे मुंहमांगी कीमत देकर मना लेंगे। 7 दिन बीत गए। यशपाल चौधरी के आलीशान कार्यालय में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। राधिका भी अपने पिता के साथ वहीं मौजूद थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा गांव वाला है जो उनके करोड़ों रुपयों को ठुकरा रहा है। ठीक 11 बजे कार्यालय के शीशे वाले दरवाजे खुले। अंदर एक नौजवान दाखिल हुआ। उसने एक बेहद सादा लेकिन साफ सुथरा खादी का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। चेहरे पर एक गजब का तेज था और चाल में गजब का आत्मविश्वास। जैसे ही यशपाल चौधरी ने उस नौजवान को देखा, वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया। लेकिन राधिका की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही लड़का था जिसे 7 दिन पहले उसने कीचड़ से सना हुआ देखा था, जिसे उसने जाहिल, अनपढ़ और 2 कौड़ी का मजदूर कहा था। यशपाल चौधरी ने राधिका की तरफ देखकर कहा, राधिका, इनसे मिलो। ये हैं अभिनव प्रताप सिंह। ये उसी जमीन के मालिक हैं जिसकी हमें जरूरत है। और सिर्फ जमीन के मालिक ही नहीं, बल्कि कृषि विज्ञान में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्हें विदेशों से लाखों रुपए महीने की नौकरी के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन इन्होंने सब ठुकरा कर अपने गांव की मिट्टी को चुना। आज इनके उन्नत तरीके की खेती की वजह से पूरा चंदनपुर गांव खुशहाल है। राधिका के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा घोल दिया गया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़के को वो अनपढ़ समझ रही थी, वो उससे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल था। उसे अपनी उस दिन की एक एक बात याद आने लगी। मारे शर्म के उसका सिर झुक गया। अभिनव ने राधिका की तरफ एक नजर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बल्कि वही पुरानी शांति थी। अभिनव ने यशपाल चौधरी से मुखातिब होते हुए कहा, चौधरी साहब, मैंने आपका प्रस्ताव बहुत ध्यान से पढ़ा है। आप मुझे मेरी जमीन के बदले बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन मेरी वो जमीन बिकाऊ नहीं है। यशपाल चौधरी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन क्यों अभिनव जी? क्या आपको और पैसे चाहिए? आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। अभिनव ने मेज पर रखे पानी के गिलास को हाथ में लेते हुए जवाब दिया, बात पैसों की नहीं है चौधरी साहब, बात उस माटी की है जिसने हमें जीवन दिया है। आप उस उपजाऊ जमीन पर कंक्रीट का एक बहुत बड़ा जंगल खड़ा करना चाहते हैं। आपके उस होटल से जो कचरा और गंदा पानी निकलेगा, वो गांव की बाकी जमीनों और वहां बहने वाली नदी को भी जहरीला कर देगा। मैं चंद कागजी रुपयों के लिए अपने गांव के भविष्य का, अपनी धरती मां का सौदा नहीं कर सकता। मुझे खेद है, लेकिन ये परियोजना वहां नहीं बन सकती।
यह सुनकर यशपाल चौधरी निशब्द रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि इस इंसान का ज़मीर पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी हार राधिका की हुई थी। उसका अहंकार, उसके महंगे कपड़ों का गुरूर, सब उस सादे कुर्ते वाले किसान के सामने चकनाचूर हो गया था। बैठक खत्म होने के बाद जब अभिनव जाने लगा तो राधिका दौड़कर उसके पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अभिनव जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन अपने घमंड में आपको बहुत भला बुरा कहा था। मैंने आपके कपड़ों और आपकी सादगी को आपका पिछड़ापन समझ लिया था। मुझे आज समझ में आया कि असली अनपढ़ और जाहिल मैं हूं, जिसे ये तक नहीं पता कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अभिनव रुका। उसने राधिका की तरफ देखकर बड़ी ही सौम्यता से कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है राधिका जी। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पेड़ जितना फलों से लदा होता है, वो उतना ही नीचे झुका होता है। जिस मिट्टी को आप अपने जूतों की गंदगी समझती हैं, उसी मिट्टी में हम सबकी अंतिम मंजिल है। इस धरती का सम्मान करना सीखिए, ये आपको कभी भूखा नहीं सोने देगी। ये कहकर अभिनव वहां से चला गया, लेकिन राधिका को जीवन का वो फलसफा दे गया जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। उस दिन के बाद राधिका ने कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही अपने पैसों का कभी घमंड किया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। आज हम भौतिक सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि हम अपने अन्नदाता, अपने किसानों का सम्मान करना भूल गए हैं। याद रखिए, दफ्तरों में बैठकर हम योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो हमें उसी किसान के पसीने से उगे अन्न की जरूरत पड़ती है। किसी के कपड़ों और उसके काम को देखकर उसकी औकात का अंदाजा कभी मत लगाइए, क्योंकि सोना चाहे मिट्टी में सना हो, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। अगर आपको भी अभिनव की बातों ने सोचने पर मजबूर किया है, तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर पेशे और हर इंसान का सम्मान हो। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा जमीन से जुड़े रहें। धन्यवाद। वर्मा कहानियां।